नेक्स्ट अब आ जाएं कि इन्फार्क्ट की मॉडिफिकेशन कैसे होगी बाय रीपरफ्यूजन की वजह से। थेरेपेटिक जो गोल होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में वो होता है कि हमें रीस्टोरेशन करनी होती है टिश्यू की परफ्यूजन को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। हेंस द एवरेज टाइम इज़ मायोकार्डियम। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके हमें उसको रीपरफ्यूज करना होता है। तो इस तरह की रीपरफ्यूजन हम अचीव करते हैं थ्रोम्बोलाइसिस करवा के, यानी कि जो थ्रोम्बस बना है उसको डिज़ोल्व कर दें। कैसे? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देंगे, या फिर हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी रीपरफ्यूजन हो सकती है, या कोरोनरी आर्टीरियल बाईपास ग्राफ्ट। तो अनफॉर्चुनेटली वाइल द प्रेजर्वेशन ऑफ द वायबल बट एट रिस्क हार्ट कैन इम्प्रूव बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म आउटकम्स, reperfusion is not an unalloyed blessing. Indeed, लेट रिस्टोरेशन ब्लड फ्लो की हमारे इस्कीमिक टिश्यू के अंदर जो है वो इंसाइट करवा सकती है ग्रेटर लोकल डैमेज, ज़्यादा करवाएगी बनस्पत अदरवाइज हैव अकर्ड। तो इसको हम कहते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो अब जो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी में वो कौन से हैं? सबसे पहले है कि मायोकार्डियल डिसफंक्शन। देखिए इस्कीमिया जो है ना ये अल्टर कर देती है हमारी मायोकार्डियल की मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को, जो अलो करेगा कि प्रोटीन्स जो है ना ये मूव करेंगी मायोकार्डियल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा कि स्वेलिंग भी हो जाएगी और रप्चर भी हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन का। उसके नतीजे में माइटोकॉन्ड्रिया के जो कंटेंट है वो बाहर आ जाएंगे और ये अपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे। दूसरा है मायोसाइट की हाइपर कॉन्ट्रैक्चर। तो पीरियड्स ऑफ इस्कीमिया के दौरान जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स होते हैं ना कैल्शियम के सेल्स के अंदर, वो बढ़ जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड कैल्शियम साइक्लिंग, क्योंकि नहीं हो पा रही, और सार्कोलेमा जो है वो डैमेज हो गई है। तो उसकी वजह से कैल्शियम जो है अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही रीपरफ्यूजन हो जाती है हमारे मायोफिब्रिल्स की, ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई जब वापस मिल जाता है, तो हमारे मायोफिब्रिल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो ये ऑगमेंट होती है और अनकंट्रोल होती है। तो ये साइटोस्केलेटल डैमेज एंड सेल डेथ करवा देगी, क्योंकि वैसे ही इनके अंदर कैल्शियम भी ज़्यादा है, वो भी और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, उस ऊपर से ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो गया है, तो साइटोस्केलेटल डैमेज और सेल डेथ हो जाएगी। नंबर 3 है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स में हमारे पास आ जाता है सुपर ऑक्साइड एनाइन और हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसके अलावा हाइपोक्लोरस एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड डेरिवेटिव जो कि है परऑक्सीनाइट्राइट एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स। तो ये सारे जो फ्री रेडिकल्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं तकरीबन मिनट्स ऑफ द रीपरफ्यूजन। जैसे ब्लड फ्लो वापस सही हुआ तो मिनट्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारे मायोसाइट्स को डैमेज करवा देंगे। कैसे? कि ये जो मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको और फॉस्फोलिपिड्स को जो है अल्टर करते हैं। तो ये हम पढ़ के आए हैं किस तरह फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं। देन है ल्यूकोसाइट्स के एग्रीगेशन। तो ल्यूकोसाइट्स के एग्रीगेशन भी हमारे माइक्रोवास्कुलेचर को जो है वो अक्लूड कर सकती है और कंट्रीब्यूट करेगी नो रीफ्लो फिनोमेना, रीफ्लो नहीं हो पाएगा वापस से। तो फर्दर जो है ल्यूकोसाइट्स जो है एलेबोरेट करेंगे प्रोटीएजेस को और इलास्टेजेस इनमें से रिलीज़ होंगे, तो ये भी सेल की डेथ करवा देंगे। इसके अलावा प्लेटिलेट और कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन का भी रोल है, तो ये जो है ना ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे माइक्रोवास्कुलर इंजरी में। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन थॉट हुई है कि ये रोल प्ले करती है नो रीफ्लो फिनोमेना के अंदर, कि ये हमारी जो एंडोथीलियम है उसी को इंजर कर देगी, तो वापस से रीफ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि टिपिकल जो अपीयरेंस होती है रीपरफ्यूज मायोकार्डियम की इन द सेटिंग ऑफ द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, तो वो किस तरह दिखता है ये इस फिगर में दिखाया गया है 11.2 में। रीपरफ्यूज मायोकार्डियम, इस तरह के जो इन्फाक्ट हैं ये हेमरेजिक होते हैं। क्यों? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वास्कुलर इंजरी की वजह से, और लीकीनेस जो हुई है जो सारा भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो उसकी वजह से जो है हेमरेजिक इन्फाक्ट होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिकली इरिवर्सिबल जो डैमेज मायोसाइट्स हैं जो इरिवर्सिबली डैमेज हो गए हैं रीपरफ्यूजन के बाद, तो ये डेवलप कर जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही होगी, ये रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। तो इस पैथोलॉजिक प्रोसेस में इंटेंस हमें यूजिनोफिलिक बैंड ऑफ हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर्स नज़र आएंगे, जो कि क्रिएट होते हैं बाय एन इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से बनते हैं, जो हाइटन कर देगी एक्टिन मायोसिन के इंटरेक्शन को। अब एटीपी भी नहीं रहा, इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी जो सार्कोमियर्स हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाएंगे और वो स्टक हो जाएंगे एगोनल टेटनिक स्टेट के अंदर। और जब रीपरफ्यूजन होगी ब्लड सप्लाई वापस आ जाएगा,
तो ये सैल्वेज रिवर्सिबली इंजर कर देगा उन सेल्स को और मॉर्फोलॉजी को भी अल्टर कर देगा इरिवर्सिबली इंजर्ड सेल्स की, उनकी मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस का। और शुरू ये यहीं से हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस यूजिनोफिलिक बैंड्स जो हैं बन जाएंगे हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड सार्कोमियर्स के, जो कि इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की वजह से क्रिएट हुए हैं ये बैंड्स। और ये हाइटन कर देगा एक्टिन मायोसिन के इंटरेक्शन को, और एटीपी नहीं रहा तो ये रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स इट। अब आ जाए क्लिनिकल फीचर्स पे। मायोकार्डियल इन्फाक्शन की सारी जो पैथोजेनेसिस वगैरह होगी। अब देखें, जो क्लासिक मायोकार्डियल इन्फाक्शन है ना, ये हेराल्डेड होता है सिवियर क्रशिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन होता है या प्रेशर की तरह फील हो रहा होता है, जो कि रेडिएट करेगा नेक की तरफ, जॉ, एपीगैस्ट्रियम या फिर लेफ्ट आर्म की तरफ। इन कंट्रास्ट टू द एंजाइना पेक्टोरिस, ये जो पेन होता है ना, ये एसोसिएटेड होता है, यानी ये वाला जो एसोसिएटेड पेन है ये टिपिकली सिर्फ कुछ ही मिनट्स तक या घंटों तक लास्ट करेगा, और ये नाइट्रोग्लाइसरीन या रेस्ट से भी रिलीव नहीं होगा मायोकार्डियल इन्फाक्शन का पेन। ये फ़र्क आप याद रखिएगा। हावेवर सब्सटेंशियल माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं 10 से 15%, उनके जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है वो प्रेजेंट करता है एटिपिकल साइंस एंड सिम्टम के साथ, और ये इवन इंटायरली एसिम्टमेटिक भी हो सकता है, कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो अब इस तरह के ये जो साइलेंट इन्फाक्ट्स होते हैं ये पार्टिकुलरली कॉमन है पेशेंट्स में जिनको अंडरलाइंग डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, जिनमें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो गई है, और ये प्रिवेंट कर सकता है परसेप्शन ऑफ पेन को, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो न्यूरोपैथी करवाती है तो पेन की परसेप्शन नहीं हो पाती। इसके अलावा ये ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में कॉमन है साइलेंट इन्फाक्ट। अब पल्स जो होती है ना, ये जनरली रैपिड और वीक होगी। पेशेंट्स जो है वो ऑफन डायफोरेटिक होंगे, यानी उनको स्वेटिंग हो रही होगी, और नोजियस होंगे, पार्टिकुलरली जिनको पोस्टीरियर वॉल का मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है तो उनमें वो नोजियस होते हैं। अगेन द BCQ पॉइंट। इसके अलावा वार्ड में भी आपने देखा होगा कि डिस्निया बहुत कॉमन है इस तरह के पेशेंट्स में। क्योंकि जो है उनके इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी की वजह से उनको डिस्निया हो रहा होता है, और डिसफंक्शन माइट्रल वाल्व अपरेटस का, उसकी वजह से भी। तो रिजल्टेंट अक्यूट पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी और इडीमा हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिस्निया हो जाएगा। विथ मैसिव जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, जो कि 40% से ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल को जो है इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनमें कार्डियोजेनिक शॉक डेवलप कर जाता है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डायग्नोसिस के लिए ऑफ द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसमें आ जाता है हमारे पास क्यू वेव्स, ST सेगमेंट चेंजेस और T वेव की इन्वर्जन्स। अब ये जो ST सेगमेंट और T वेव की इन्वर्जन्स है ना, ये एबनॉर्मलिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि मायोकार्डियल रीपोलराइजेशन की एबनॉर्मलिटीज़ हैं। एरिथमियाज कॉज होते हैं इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हमारे इस्कीमिक मायोकार्डियम में, और कंडक्शन सिस्टम में भी मतलब ये एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, तो ये भी बहुत कॉमन है एरिथमियाज वगैरह। तो इंडेड सडन कार्डियक डेथ जो है वो लीथल एरिथमियाज की वजह से होती है, जो कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। सडन कार्डियक डेथ, जो सडन कार्डियक डेथ होती है ना मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हो जाती है, तो वो क्यों होती है? वो लीथल एरिथमियाज की वजह से होती है, और ये अकाउंट करता है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द MI रिलेटेड डेथ अकरिंग बिफोर द हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल जाने से पहले इस वजह से ये MI की वजह से पेशेंट मर जाता है, क्योंकि उनको एरिथमियाज हो जाते हैं। अब लैब एवेल्यूशन जो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, वो बेस्ड होती है कि हम ब्लड लेवल मैक्रोमोलिक्यूल्स का मेजर करते हैं ब्लड में, जो कि लीक कर गए हैं उन इंजर्ड मायोकार्डियल सेल्स में से थ्रू द डैमेज्ड सेल मेम्ब्रेन से, डैमेज सेल मेम्ब्रेन से इंजर्ड मायोकार्डियल सेल में से बाहर आ गए हैं कुछ मैक्रोमोलिक्यूल ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर वो हम लैब्स में डिटेक्ट करेंगे। 11.3 में यहाँ पे अक्यूट इंक्रीज दिखाया गया है मायोकार्डियम डिराइव्ड ट्रोपोनिन 1 का, मायोकार्डियल क्रिएटिनिन काइनेज का, और इसके अलावा मायोग्लोबिन का, जो कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद हमें मिला है। तो देखिए काइनेटिक्स जो है एंजाइम की एलिवेशन की हम ये यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एस्टिमेट करें टाइमिंग ऑफ द मायोकार्डियल इन्फाक्शन को, इनके काइनेटिक्स को देख के। अब मायोग्लोबिन जो है ना, ये आल्सो मेजर होता है, लेकिन ये सब्सटेंशियली लेस सेंसिटिव है और स्पेसिफिक होता है मायोकार्डियल इंजरी का, लेस स्पेसिफिक है, ठीक है, लेस सेंसिटिव लेस स्पेसिफिक। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमने देखे कैसे हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आ जाता है मायोग्लोबिन, कार्डियक ट्रोपोनिन T एंड I, क्रिएटिनिन काइनेज, स्पेसिफिकली मायोकार्डियल जो आइसोफॉर्म है क्रिएटिनिन काइनेज MB जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी।
तो ट्रोपोनिन्स जो है और लेसर एक्सटेंट तक जो क्रेटिनिन काइनेज एमबी है, इनको हाई स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी होती है मायोकार्डियल डैमेज के लिए। क्रेटिनिन काइनेज एमबी जो है ये लॉन्ग बीन जो है बायोमार्कर रहा है मायोकार्डियल इंजरी का, लेकिन अब जो है ये टेस्ट किया जाता है लेस फ्रीक्वेंटली इन द फेवर ऑफ मोर सेंसिटिव कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक हैं तो हम उनको करते हैं, इसको इतना नहीं करते। तो टोटल जो क्रेटिनिन काइनेज की एक्टिविटी ये रिलायबल मार्कर नहीं होती कार्डियक इंजरी की, सिंस के वेरियस आइसोफॉर्म क्रेटिनिन काइनेज के फाउंड हुए हैं नॉन कार्डियक टिश्यूज़ में भी, इस वजह से। तो हावेवर क्रेटिनिन काइनेज एमबी जो है, ये वाला जो आइसोफॉर्म है, ये पार्टिकुलरली डिराइव होता है मायोकार्डियम से, लेकिन ये आल्सो प्रेजेंट होता है लो लेवल्स में हमारे स्केलेटल मसल्स में, और ये ज़्यादा स्पेसिफिक इंडिकेटर है हार्ट डैमेज का बनस्बत बाकी इसके आइसोफॉर्म्स के। तो क्रेटिनिन काइनेज एमबी की एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, और ये 24 से 48 घंटों के अंदर पीक कर जाएगा, इसकी पीक आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये रिटर्न करेगा नॉर्मल तकरीबन 72 घंटों के अंदर, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, 24 to 48 में इसकी पीक है और यहाँ पे 72 तक ये वापस आ जाएगा। अब बात करें अगर ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी की, तो ये नॉर्मली फाउंड नहीं होते हमारी सर्कुलेशन में। हावेवर जब अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है तो दोनों ये जो है ना ये डिटेक्ट होते हैं तकरीबन 2 से 4 घंटों के अंदर ये डिटेक्ट हो जाते हैं। और इनकी जो पीक लेवल है वो कब आएगी? 48 घंटों के अंदर, और ये रिमेन रहेगा एलिवेटेड 7 से 10 दिनों तक ये बढ़ा रहेगा, ठीक है। अब इसकी जो परसिस्टेंस है इसकी एलिवेटेड ट्रोपोनिन की लेवल की, ये अलो करती है डायग्नोसिस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन टू बी मेड लॉन्ग आफ्टर द क्रेटिनिन काइनेज एमपी लेवल हैव रिटर्न टू नॉर्मल। वो हमने कहा ना 72 आवर्स में वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है क्रेटिनिन काइनेज वाला, लेकिन ये 7 से 10 दिनों तक ये मुसलसल ही बढ़ा रहेगा। तो इससे जो है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, इससे हम डायग्नोसिस करते हैं। तो जब रीपरफ्यूजन हो जाएगी ना, तो दोनों ट्रोपोनिन वाला भी और क्रेटिनिन काइनेज एमबी की लेवल दोनों जो है उनकी बहुत ही जल्दी पीक हो जाएगी, पीक लेवल जो है और जल्दी आ जाएगा। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ज़्यादा रैपिडली जो है वॉश आउट हो गया है एंजाइम्स का फ्रॉम द नेक्रोटिक टिश्यू, वहाँ से वो वॉश आउट हो गए हैं और ब्लड में आ गए हैं, तो हमें जल्दी उसकी पीक मिलेगी। तो ये भी एक इस किस्म का इंडिकेटर है। अब आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे और कॉम्प्लिकेशंस जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस की होती हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी progress has been made in improving the patient outcome after the acute myocardial infarction. Overall, in-hospital death rate for the myocardial infarction is 7% to 8% approximately, with the myocardial infarction associated with the ST segment elevation approximately वो 10% mortality है, और experiencing higher mortality rates than those without approximately 6%, यानी जिनमें ST segment elevation है वो वाली mortality हमें मिली है 10%, और जिनमें नहीं है ST segment की elevation तो वो 6%। अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ जो हॉस्पिटल मोर्टेलिटी हो रही हैं वो सब्सटेंशियली पुअर हैं। 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल जिनको ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से जो मर जाते हैं, यूजुअली एरिथमिया की वजह से, वो तकरीबन विदिन 1 आवर ऑफ द सिम्टम ऑनसेट में ही मर जाएंगे, बिफोर कि उनको अप्रोप्रिएट मेडिकल अटेंशन दी जाए मिले, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेटिस्टिक है ये बनाता है राइजिंग रेट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ में विद स्कार्स हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ एंड मोर वरीसम ऑल द मोर वरीसम, ठीक है। नियरली 3/4 ऑफ द पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, जो कि इनको अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद होती है। 3/4 पेशेंट्स को 11.4 फिगर में भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई हैं सारी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस की, ए से लेके सी फिगर तक, ठीक है। ए से लेके सी फिगर तक जो कार्डिक रप्चर दिखाया गया है। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन है कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। तो इन जनरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर पंप के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं इन प्रोपोर्शन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द डैमेज, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द डैमेज जितना हुआ है उसकी निस्बत ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर है उसके पंप फंक्शन को मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ना अफेक्ट करता है। तो मोस्ट जो केसेस है उनमें कुछ डिग्री की लेफ़्ट वेंट्रिकल के फेलियर जो है मैनिफेस्ट होता है कि उस पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है,
इसके अलावा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आगे पंप नहीं करेगा तो हाइपोटेंशन होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी बैकफ्लो की वजह से, और पल्मोनरी इडीमा। तो सीवियर जो पंप फेलियर है जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहेंगे, ये तकरीबन 10% ऑफ द पेशेंट्स में होता है जिनको ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इस्कीमिया हुई है, यानी पूरी की पूरी थिकनेस ऑफ द मायोकार्डियम में, एपी मायो एंड एंडोकार्डियम, तो उनको कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। और टिपिकली ये एसोसिएटेड होता है विद इन्फार्क्ट जो कि 40% डैमेज करवा देता है या उससे भी ज़्यादा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल को। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है पेपिलरी मसल का डिसफंक्शन। आल्दो पेपिलरी मसल्स जो है ना वो रप्चर कर जाते हैं हमारे मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद, इनका रप्चर हो जाता है, तो ये ऑफन डिसफंक्शनल हो जाते हैं और ये पुअरली कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाएंगे। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया की वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी सही से नहीं कर पाएंगे, तो उसके नतीजे में पोस्ट इन्फाक्ट माइट्रल रीगर्जिटेशन हो जाएगी, क्योंकि वो उसको माइट्रल वाल को उन्होंने पकड़ा होता है ना, तो उस माइट्रल वाल की जो है रीगर्जिटेशन होगी, ब्लड जो है पीछे की तरफ बैक फ्लो करेगा, रीगर्जिटेट करेगा। ठीक है, अब बाद में मच लेटर जो पेपिलरी मसल्स हैं इनकी क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी और इनकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, या ग्लोबल वेंट्रिकुलर डायलेशन जो है ये भी जो है माइट्रल वाल की इनसफिशिएंसी करवा सकती है, ग्लोबल वेंट्रिकुलर डायलेशन। अगली कॉम्प्लिकेशन है राइट वेंट्रिकल का इन्फाक्शन। तो आल्दो जो आइसोलेटेड राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शंस हैं ये तकरीबन 1 to 3% ऑफ द केसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन में होते हैं, सिर्फ राइट वेंट्रिकल का होगा। ये आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल हमने पढ़ा कि राइट कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन की वजह से अफेक्ट होता है, जो लीड करेगा पोस्टीरियर सेप्टल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का भी इन्फाक्ट। तो आइदर केस में जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होती है ना, ये इसका फेलियर हो जाना ही कॉमन आउटकम है, जिसके नतीजे में पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगी हमारी वीनस सर्कुलेशन में, क्योंकि इसको ब्लड वहाँ से आ रहा है तो वहाँ पे पूलिंग हो जाएगी, और सिस्टेमिक हाइपोटेंशन इसमें कॉम्प्लिकेशन है। अगली कंडीशन है मायोकार्डियल का रप्चर। तो देखिए रप्चर जो है ये कॉम्प्लिकेट करता है सिर्फ 1% से 5% मायोकार्डियल इन्फाक्शन को, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली फैटल होता है जब भी ये होता है। तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो वाल है ना, ये वाली, ये इस लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फ्री वाल जो रप्चर है, लेफ़्ट वेंट्रिकल फ्री वाल रप्चर, ये बहुत ही कॉमन है। ये यूजुअली होता है रैपिडली फैटल हीमोपेरिकार्डियम की वजह से और कार्डियक टेम्पनेट की वजह से ये रप्चर होता है। तो 11.4 जो ए फिगर है इसमें हमारे पास यहाँ पे शोन है एंटीरियर फ्री मायोकार्डियल रप्चर, यहाँ पे शोन है। ठीक है, जो कार्डियक टेम्पोनेट और हीमोपेरिकार्डियम की वजह से होता है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर जो सेप्टल रप्चर होता है वो एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्रिएट कर देगा जिसमें लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होगी, और ये इस बी फिगर में यहाँ पे शोन है। यहाँ पे वेंट्रिकल के सेप्टल रप्चर दिखाया गया है। अब यहाँ से लेफ़्ट टू राइट की तरफ जो शंटिंग होगी ब्लड की। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि पेपिलरी मसल्स होते हैं वो भी रप्चर कर सकते हैं, जो कि आगे जाके सिवियर माइट्रल रीगर्जिटेशन करवा देगा, क्योंकि वो माइट्रल वाल्व को सपोर्ट करते हैं। तो इसमें सी फिगर में हमारे पास जो है ये माइट्रल वाल्व का रप्चर दिखाया गया है। सॉरी, पेपिलरी मसल्स जो हैं ये देखिए रप्चर कर गए हैं, ये यहाँ पे शोन है, और जो आगे जाके माइट्रल रीगर्जिटेशन करवा देंगे। अब रप्चर आप याद रखिएगा कि 3 से 7 दिनों के अंदर हो जाता है, जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके 3 से 7 दिनों के बाद। The time in the healing process when lysis of the necrotic myocardium is maximal and when much of the infarct has been converted to soft friable granulation tissue, तो इस टाइम के दौरान जो है ये रप्चर होगा। रिस्क फैक्टर जो है फ्री वॉल रप्चर के वो कौन से हैं? एक तो उसमें एज अगर 60 साल से ज़्यादा ओल्डर है, एंटीरियर, इसके अलावा एंटीरियर या लेटरल वाल के अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें, इसके अलावा फीमेल जेंडर में लैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी अगर नहीं हुई तो उसमें रप्चर हो जाएगा। और फर्स्ट अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, सिंस के स्कारिंग जो पहले वाले मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती है ना स्कारिंग, वो लिमिट करती है रिस्क फॉर द मायोकार्डियल टीयरिंग, वो उसको रप्चर नहीं होने देती। तो अगर किसी को पहला इन्फेक्ट हुआ है मायोकार्डियल तो उन केसेस में ज़्यादा रिस्क है कि उनका रप्चर हो जाए, मायोकार्डियल रप्चर। दैट्स इट। अगली कॉम्प्लिकेशन है एरिथमियाज। तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो मायोकार्डियल इरिटेबिलिटी करवाते हैं और कंडक्शन की डिस्टर्बेंस करवा देते हैं, जो कि सडन डेथ करवा दे सकता है। ठीक है, तो तकरीबन 90% जो पेशेंट हैं उनको सम फॉर्म ऑफ रिदम डिस्टर्बेंस डेवलप हो जाएगी, विद इंसिडेंस जो है वो ST सेगमेंट एलिवेशन वालों में वर्सेस नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन के इस वाले में ज़्यादा रिस्क होता है कि एरिथमियाज हों।
अब मायोकार्डियल एसोसिएटेड जो एरिथमियाज हैं उनमें आ जाता है कि हार्ट ब्लॉक हो जाएगा वेरिएबल डिग्री का, जिसमें एसिस्टली भी आ जाता है। ब्रेडिकार्डिया ये भी एक एरिथमिया की टाइप, ये भी हो सकता है। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकी एरिथमियाज हो सकते हैं। वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस भी हो सकती है। अब जो रिस्क है सीरियस एरिथमियाज का, फॉर एग्जांपल जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है उसका जो है ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट है फर्स्ट आवर के दौरान, और उसके बाद ये डिक्लाइन कर जाएगा। नेक्स्ट है पेरिकार्डाइटिस, अगली कॉम्प्लिकेशन है। तो ट्रांसम्यूरल जो होते हैं ना मायोकार्डियल इन्फाक्शन, वो फिब्रिनो हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस को एलिसाइड कर सकते हैं। तो ये एपिकार्डियल ही मैनिफेस्टेशन होती है अंडरलाइंग मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन की, क्योंकि पेरिकार्डियम की इन्फ्लामेशन है तो एपिकार्डियल मैनिफेस्टेशन है ये। 11.14D जो फिगर है इसमें हमारे पास दिखाया गया है फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, और इसमें हेमरेजिक रफंड एपिकार्डियल सरफेस नज़र आ रहा है जो कि ओवरलाई कर रहा है इन्फाक्ट को, हेमरेजिक इन्फाक्ट को, सॉरी अक्यूट इन्फाक्ट को ये ओवरलाई कर रहा है। ठीक है, फिब्रिनस इन्फाक्ट, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। तो कुछ इस तरह की शो होगी हमारे पास। हेराल्डेड बाय एंटीरियर चेस्ट पेन एंड पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हमें सुनाई देगा, चेस्ट पेन होगा। और पेरिकार्डाइटिस जो है ना ये टिपिकली 2 से 3 दिनों तक अपीयर होती है टिपिकली, और इन्फेक्शन के बाद, और फिर ये ग्रेजुअली रिजॉल्व कर जाएगी अगले ही कुछ दिनों के अंदर। अब जो एक्सटेंसिव इन्फाक्ट होते हैं या जिनमें सिवियर पेरिकार्डियल इन्फ्लामेशन है वो ओकेजनली आगे जाके लार्ज इफ्यूजन्स करवा सकती है, या फिर ये ऑर्गेनाइज होके डेंस अडेशंस बना देगी जो कि इवेंचुअली कॉन्स्ट्रक्टिव लेजन बना देंगी। अगली कॉम्प्लिकेशन है चैम्बर की डायलिटेशन हो जाना। देखिए क्योंकि हमारे नेक्रोटिक मसल वीक हो गया है, वीकनिंग हो गई है, तो डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेचिंग हो सकती है, थिनिंग भी हो सकती है और डायलेशन भी हो सकती है उस इन्फेक्टेड रीजन की, स्पेशली जो हमारा एंटीरोसेप्टल इन्फाक्ट्स होते हैं उनकी। अगली कॉम्प्लिकेशन है म्यूरल थ्रोम्बस। तो किसी भी इन्फाक्ट के अंदर उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एटीनुएटेड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी जो कि स्टेसिस करवा रही है चैम्बर की डायलेशन, और एंडोकार्डियल जो डैमेज हुआ है जो कि थ्रोम्बोजेनिक सरफेस की वजह से हुआ है, करवा रहा है, ये फोस्टर करेगा म्यूरल थ्रोम्बोसिस। तो अगर हम फिगर देखें 11.14 फिगर में ई फिगर जो है यहाँ पे हमारे पास ये शोन है, रीसेंट एक्सपेंशन हो गई है एंटीरो एपाइकल इन्फाक्ट की, उसके साथ साथ इसकी वाल की स्ट्रेचिंग भी हो गई है और थिनिंग भी हो गई है। देखिए ये यहाँ पे एरो शो कर रहा है, वाल थिनिंग हो गई और म्यूरल थ्रोम्बस यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, इस तरह का ये शो होता है। अब अगर बात करें वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म की, तो ये अगली कॉम्प्लिकेशन है, ये लेट कॉम्प्लिकेशन होती है। एन्यूरिज्म वेंट्रिकल के बहुत कॉमनली जो है रिजल्ट करते हैं लार्ज ट्रांसम्यूरल जो एंटीरोसेप्टल इन्फाक्ट है उसकी वजह से, जो कि हील कर जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ थिन्ड वाल स्कार टिश्यू बन जाएगा, उसके साथ साथ हील करेगा। तो इस एफ फिगर में देखें यहाँ पे जो है शोन है लार्ज एपाइकल लेफ्ट वेंट्रिकल का एन्यूरिज्म जो कि ये एरो शो कर रहा है। तो ऑल्दो वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म फ्रीक्वेंटली जो है ना राइज देंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ द म्यूरल थ्रोम्बाई या एरिथमियाज भी करवा सकते हैं और हार्ट फेलियर भी, लेकिन ये रप्चर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन है प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर। तो ये हम अगला जो टॉपिक है हमारा क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज उसमें हम डिटेल में करेंगे। तो ये प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन की। अब कह रहा है कि रिस्क जो है ना कॉम्प्लिकेशंस का और ओवरऑल जो प्रोग्नोसिस है ये इन्फाक्ट के एक तो साइज़ पे डिपेंड करती है, इसके अलावा साइट वो कहाँ पे मौजूद है, टाइप कौन सी है, सब एंडोकार्डियल है या ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट है, इस पर डिपेंड करेगा। थस जो लार्ज जो बड़े बड़े ट्रांसम्यूरल वाले इन्फाक्ट होंगे उनमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये कार्डियोजेनिक शॉक करवा दें, एरिथमियाज करवा दें या लेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और पेशेंट्स जो हैं जिनको एंटीरियर ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट हो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको फ्री वाल रप्चर हो। एंटीरियर ट्रांसम्यूरल है तो फ्री वाल रप्चर हो जाना, एक्सपेंशन हो जाए, उसमें एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाए या म्यूरल थ्रोम्बाई बन जाए। बाय कॉन्ट्रास्ट अब अगर बात करें पोस्टीरियर वाले, पीछे वाले ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट, तो वो ज़्यादा लाइकली हैं कि उनमें कंडक्शन ब्लॉक्स की कॉम्प्लिकेशंस हों, राइट वेंट्रिकल की इन्वॉल्वमेंट हो जाए या दोनों की, जब वेंट्रिकुलर सेप्टा रप्चर कर जाए इस एरिया में, ठीक है, तो दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे।
इसके अलावा ये ज़्यादा मुश्किल होता है इनको मैनेज करना, पोस्टीरियर ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट को। तो ओवरऑल पेशेंट्स जिनको एंटीरियर इन्फार्क्ट हैं तो इनमें ज़्यादा ग्रेजुअल प्रोग्नोसिस होती है बनस्पत उनके जिनको पोस्टीरियर इन्फार्क्ट है। सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट से थ्रोम्बाई जो है बन सकता है एंडोकार्डियल सरफेस के ऊपर, थ्रोम्बाई बन जाएगा जो हम पढ़ते हैं, लेकिन पेरिकार्डाइटिस, रप्चर और एनीरिज्म जो है इसमें रेयरली होंगे। इसके साथ साथ एफरोमेंशन जो स्कारिंग होती है तो रिमेनिंग जो वायबल मायोकार्डियम है वो अटेम्प्ट करेगा कि वो कंपनसेट करे फॉर द लॉस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल मास, जो उसका लॉस हो चुका है तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो स्कारिंग हो जाएगी। अब जो नॉन इन्फार्क्टेड रीजन है उसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी और डायलेशन हो जाएगी इन कॉम्बिनेशन विद स्कारिंग, और थिनिंग हो जाएगी इन्फार्क्टेड जोन की। ठीक है, नॉन इन्फार्क्टेड वाले रीजन की हाइपरट्रॉफी डायलेशन हो रही है और इसके अलावा इन्फार्क्टेड जोन में स्कारिंग और थिनिंग होगी। तो ये चेंजेस कलेक्टिवली कहलाते हैं वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। इसको अच्छी तरह से आपने याद रखना है इस बात को। अब जो इनिशियल कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है नॉन इन्फार्क्टेड हमारे मायोकार्डियम की, जो हमने कहा हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो ये हीमोडायनेमिकली फ़ायदे वाली होती है, बेनिफिशियल होती है। अडाप्टिव जो इफ़ेक्ट है रीमॉडलिंग का ये ओवरवेल्म हो सकता है, हाउएवर जो वेंट्रिकुलर फंक्शन है ये डिक्लाइन कर जाएगा इन द सेटिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म फॉर्मेशन। अगर एन्यूरिज्म बन गया तो फिर उसका फंक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। अब जो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद, ये डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर पे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें है कि क्वालिटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन कैसी है, सीवियरिटी कैसी है एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग ऑफ द वेसल की, जो रिमाइंडर ऑफ द वायबल मायोकार्डियम को परफ्यूज़ कर रही हैं उनमें कितनी सीवियरिटी है एथेरोस्क्लेरोसिस की। और अब कह रहा है कि मतलब ओवरऑल जो मोर्टेलिटी रेट है पहले ईयर में वो 30% है मोर्टेलिटी रेट, जिसमें डेथ आ जाती है बिफोर के पेशेंट हॉस्पिटल रीच करे। उसके बाद जो है एनुअल जो मोर्टेलिटी रेट है फॉर द पेशेंट्स जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन से सफ़र करते हैं उनमें 3 to 4% है एनुअल मोर्टेलिटी रेट। दैट्स इट, यहाँ पे डिटेल में कंप्लीट हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन का टॉपिक। अब हम इरफान मसूद और पैथोमा से इसको देखेंगे।